बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितनी छूट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपए में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और AAO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और AAO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह ये इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है। यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है, ठीक है। तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे बच्चों। वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। हम कलम पढ़ रहे थे तो कलम में हमने जो तना कलम देखा था उसमें एक थी कठोर कास्ट कलम। तो कठोर कास्ट कलम इंपॉर्टेंट थी, वो अपने गुलाब के अंदर हमने कहा था कि गुलाब के अंदर दूसरा ऑप्शन है। और अंगूर में और अनार में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, हमने कठोर कास्ट कलम की बात की थी। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे लिखी थी उसको हम हर्बेसियस कलम कह रहे थे। हर्बेसियस कलम का मतलब क्या था? हर्बेसियस कलम का मतलब ये था कि हम पौधे के शाकीय भाग से, शाकीय भाग होता है उसकी लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग ले लेते हैं, और ये कार्नेशन के अंदर, गुलदाउदी के अंदर प्रवर्धन करने की व्यावसायिक विधि थी, ऐसा हमने कहा था नहीं कहा था। इसके अलावा हमने फिर पढ़ा था लेयरिंग, दूसरी विधि दाब विधि। उसमें जो शुरू की 4 विधियां थी वो मैंने कहा था इतनी ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। 2 विधियां जो उसकी इंपोर्टेंट थी, पहली आप लोगों के थी गुटी दाब, माउंड लेयरिंग, स्टूलिंग या स्टूल लेयरिंग। वो अमरूद के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, ऐसा याद रखना था। इसके आगे हमने पढ़ा था एयर लेयरिंग, जिसको हम लोग बोलते थे गुटी दाब। पहले वाली को ढेरी दाब बोलते थे, इसको गुटी दाब बोलते हैं। एयर लेयरिंग, मार्कोटेज, चाइनीज लेयरिंग, ये लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। किसके प्रवर्धन की? तो विद्यार्थियों, ऑनलाइन वालों, आप लोगों के समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो अपन विधि पढ़ने जा रहे हैं, मैंने उसके बाद में ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी थोड़ी, तो हमने अगली जो तीसरी विधि हमने स्टार्ट करी थी बच्चों, उसको हम लोग उपरोपण कह रहे थे। उपरोपण अर्थात ग्राफ्टिंग हम जिससे कह रहे थे, ग्राफ्टिंग।
तो ग्राफ्टिंग के अंदर आप लोगों ने देखा था कि ग्राफ्टिंग के अंदर हमने शंकुर शाखा का मिलान किया था मूल वृंत के साथ। ये हमारे पास में मूल वृंत था जिसको हम लोग रूट स्टॉक कह रहे थे, और ये साइन या फिर शंकुर था। ये हमेशा अच्छे गुणों वाला होता है, ये निम्न गुणों वाला देशी पौधा बीजू पौधा होता है जिसे हम लोग मूल वृंत के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने देख लिया था। मैंने कहा था ऐसे हम इसको जोड़ने के बाद में जब यहाँ पे कैम्बियम परत में विभाजन होता है उससे यहाँ पे केलस बनता है, और केलस बनने से जो है इसके अंदर जुड़ाव हो जाता है। ऐसा हमने देखा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो अब आपको करना क्या है, ये जो पहला आपने जो लिखा था ये यहाँ पे आपको नीचे नोट लिख के लाइन लिखनी, मैं बोल रहा हूँ वो मैं नोट नंबर 1 डालो और उसमें एक लाइन लिखो। आपने जो ग्राफ्टिंग वाला बच्चों लिखा था उसके नीचे नोट 1 डाल के लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों। बच्चों उसमें लिखो एक बीज पत्री पौधों में, एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम परत अनुपस्थित होती है। एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम परत अनुपस्थित होती है, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत अनुपस्थित होती है, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। डन। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत अनुपस्थित होती है, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है। डन। नोट नंबर 2, मूल वृंत व नोट नंबर 2 लिखो विद्यार्थियों। क्या लिख पा रहे हो आराम से? कोई प्रॉब्लम हो तो रिपीट कर दूंगा। दूसरी लाइन लिखो मूल वृंत व शांकुर में, मूल वृंत व शांकुर में जुड़ाव कैम्बियम परत के मूल वृंत व शांकुर में जुड़ाव कैम्बियम परत के कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। कैम्बियम परत में विभाजन से केलस बनने से होता है। कैम्बियम परत में विभाजन से केलस बनने से होता है। यू गाइस रिटन? किसी का छूट गया? हाथ खड़ा करो। नहीं छूटा? दोबारा होशियार हो तुम लोग से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है। यहाँ पे ग्राफ्टिंग जो हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ग्राफ्टिंग, ये जो ग्राफ्टिंग है ये मोटी मोटी 2 तरह की होती है। समझने के लिए देखना, ग्राफ्टिंग जो है मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। ग्राफ्टिंग एक होती है उसे हम लोग बोलते हैं अटैच्ड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? अटैच्ड ग्राफ्टिंग। और एक आप लोगों की होती है डीटैच्ड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? डीटैच्ड ग्राफ्टिंग। अटैच्ड और डीटैच्ड ग्राफ्टिंग में क्या फर्क है? अटैच्ड ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले ही मतलब हम क्या करेंगे, जब आपके पौधे के ऊपर यानी मूल मात्र पौधा जो होता है उस पर पहले ही हम शांकुर शाखा का जुड़ाव करा देंगे, और जब जुड़ाव हो जाएगा उसके बाद में उसको काट करके अलग करेंगे। ये अटैच्ड विधि यानी जुड़ी हुई विधि है। दूसरी है डिटैच्ड विधि। इसमें हम लोग पहले ही शांकुर शाखा को काट लेते हैं और जो मूल वृंत दूसरी जगह तैयार है उस पर हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ऐसा इसमें फर्क है। ज्यादातर जो विधियां पढ़ते हैं वो सारी की सारी विधियां डिटैच्ड विधि में ही आते हैं, एक विधि को छोड़ करके। एक विधि की हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो याद रखने वाली विधि है। एक ही विधि अटैच्ड में याद रखनी है, उसको कहा जाता है इनार्चिंग। क्या कहते हैं उसको? इनार्चिंग। जो आपको याद रखनी है इनार्चिंग, या इसे भेंट कलम भी कहते हैं। भेंट कलम, इनार्चिंग या भेंट कलम में क्या होता है, ये अटैच्ड विधि है। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी ग्राफ्टिंग की अटैच्ड विधि है, तो कौन सी आएगी? इनार्चिंग आएगी। इनार्चिंग में करते क्या है, इनार्चिंग में जैसे आपका जो प्लांट है इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूं,
आपको लिखना है, ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे बाद में लिखना है कि ग्राफ्टिंग दो तरह की मोटी मोटी अटैच्ड विधियां और डिटैच्ड विधियां। अटैच्ड के अंदर जो इनार्चिंग है इसमें करते कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे ये उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे ये कोई पौधा है, ये पौधा है, ये इसका आपका जो मात्र वृक्ष है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो अभी जैसे ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट की कोई भी ये शाखा हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी पौधा है, इसकी एक शाखा है। हमने बहुत सारे मूल व्रंत तैयार कर लिए। मूल व्रंत तैयार करते हैं ना, पहले ही हमने बीज लगा करके, जैसे आम ले लो, चीकू ले लो, तो आम की गुठली लगा के हमने पौधा तैयार कर रखा है। 6 महीने साल भर का पौधा अपने पास पहले ही है, लेकिन देसी अभी तो हम चाहते हैं कि अच्छी किस्म विकसित करना, उसमें ग्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पौधे को हम ऐसे समझने के लिए देखना, उस पौधे को हमने यहाँ पे ये गमले में या जिसमें भी थैली में लगा रखा था, बड़ा हो गया, उसको हम यहाँ पे लाए और उस पौधे को हमने क्या करा, उस पौधे को हमने इससे जोड़ा ऐसे। वो पौधा आपका जो है इससे हमने ऐसे जोड़ा। देखो कैसे जोड़ा, हमने दोनों ही तरफ से हल्का हल्का कट लगाया। जैसे जो मूल रन था इसको यूं कट लगाया, इसको यूं कट लगा के इन दोनों को ऐसे जोड़ा, हमने आपस में जोड़ दिया इसको यहाँ पे। इसको जोड़ते ही थोड़ा सा इधर काट के, थोड़ा इधर काट के, इसको हमने थैली से बांध दिया। हमने इसको बढ़िया तरीके से बांध दिया ऐसे, ठीक है। और दिख रहा पीछे, हमने इसको बांध दिया। अब बांधने के बाद में क्या होगा, थोड़े दिन बाद में कैलस बनेगा, जुड़ाव स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पौधे के अंदर हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ से काटेंगे। क्या करेंगे, इस ब्रांच को यहाँ से काट देंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। कहानी समझ में आ रही है? इसको हमने यहाँ से काट दिया, इसको हमने यहाँ से काट दिया। इसके पत्तियां थी नहीं थी कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा केस में। तो ये आपकी क्या हुई, जुड़ा हो गया, ये नया पौधा बन गया, नहीं बन गया, इसको हम लोग इनार्चिंग कहते हैं। अब इसमें ये समझने के लिए हमने देख, एक फोटो तो आप ये बनाओगे, उसके बाद में एक ऑप्शन मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। अपने पास पे कोई भी पौधा है, मान लो आम का है, अमरूद का है, किसी का भी ले लो। अब ये इतनी जटिल नहीं होती, सरल विधि है, जटिल नहीं है। मतलब ये जितनी भी विधियां हैं कोई बहुत कठिन विधियां नहीं, सरल है, इसको लोग करते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो कि ये पौधे के, एक पौधे के ऊपर भी हम लोग 100-50 एक साथ कर सकते हैं, 50-40 जितना चाहो उतनी कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी शाखा है, क्या ये यहाँ पे कोई भी शाखा हमने बनाई, ये कोई भी शाखा, तो इस शाखा के ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं होती है, नहीं होती है? ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं होती है, ये कोई भी छोटी शाखा थी। अब हमने क्या किया, हमने अमरूद को थैली में उगा रखा था, अमरूद या आम जो भी है, हम उसके पौधे के ऊपर ही हम लोग कर लेंगे ग्राफ्टिंग। हम जो थैली हमने उगाई थी, उस थैली को हम क्या करेंगे, इस शाखा के बांध देंगे ऊपर ही। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस थैली को हम लोग बांध रहे हैं, इस थैली को हमने यहाँ बांध दिया। अब ये थैली हमने जब यहाँ बांध दी, यहाँ पे ये थैली को हमने बांध दिया, इस थैली में जो पौधा था ना, ये इस पौधे को हमने ऊपर ही क्या करा, ये अपने पास थैली थी उसको हमने इस यहाँ बांध दिया। अरे जो पौधे की ये शाखा थी एक तो, इसको हमने आपस जोड़ दिया, जोड़ करके अपन ने हल्का सा यहाँ पे बांध दिया। थोड़े दिन पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई कठिन जटिल प्रक्रिया नहीं है, साधारण से ऐसे ऐसी एक एक शाखा पे 5-5 जगह जगह बांध देंगे। छोटी छोटी शाखाएं बहुत सारी होती है, तो ये बहुत सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। ये यहाँ पे समझा है, उसी तरीके से ये थोड़ा समझ में आ रही कहानी, क्या बात कर गुड। अब इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार से, इसमें जो पॉइंट है इस भेंट कलम में, सबसे पहला कि आम के प्रवर्धन की प्राचीन विधि है, सबसे पुरानी विधि है, प्राचीन विधि, और दक्षिणी भारत में ये आज भी प्रचलित, यानी कि दक्षिणी भारत में आम के अंदर दक्षिण भारत में प्रचलित विधि। ये 2 पॉइंट इसमें लिखने और कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखोगे। तो हमने आम तो लिख ही लिया, आम तो अपने को पता है आम में करते हैं। चीकू के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कौन सी विधि है? चीकू के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक, और याद हमेशा व्यावसायिक विधि ही याद रखनी रहती है। तो ये चीकू के अंदर व्यावसायिक विधि है, यानी कॉमर्शियल मेथड है। इसको हम लोग अमरूद में भी कर सकते हैं करने को तो लेकिन हमें जो मुख्य रूप से याद रखनी है, चीकू के अंदर व्यवसायिक है, लीची के अंदर एयर लेयरिंग थी। कौन सी विधि थी? एयर लेयरिंग। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ ग्राफ्टिंग लिखा था, ग्राफ्टिंग में 2 तरह की, अटैच, तो अटैच में एकमात्र है,
ठीक है। तो प्रश्न कभी आ जाए, इनार्चिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इनार्चिंग को भेंट कलम या इस इनार्चिंग को अटैच्ड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैच्ड ग्राफ्ट। बाकी अन्य सभी विधियां इसके अंदर कौन सी आएगी, अन्य सभी विधियां। अब अन्य सभी विधियां जो है, मैंने आपको समझाने के लिए पहली विधि नहीं बताई थी, ये वाली, ये जो मैंने आपको पहली विधि बताई थी ये, अरे ये थी ना, इसके ऊपर जब तुम लिखोगे स्टार्ट, उससे मैं आपको लिखना है साधारण ग्राफ्टिंग या साधारण उपरोपण। उसका नाम क्या है, साधारण उपरोपण। बाद में लिखना साधारण उपरोपण, या इसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ्टिंग। सिंपल ग्राफ्टिंग बाद में लिखोगे, सिंपल ग्राफ्टिंग। अब ये सिंपल ग्राफ्टिंग से क्या स्टार्ट हो रही है, डिटेच्ड विधि है। ये भी तो डिटेच्ड विधि है। अरे भाई अपन ने पहले मूल वृंत तैयार किया, फिर कोई शाखा को काट के लाए, शंकुर शाखा को, और इस पे लगा दिया, ये भी तो डिटेच्ड विधि है। तो डिटेच्ड में पहली ये है, और बाकी सब पढ़ेंगे वो सब डिटेच्ड है। अटैच्ड में तो केवल एक है, वो है इनार्चिंग। समझ पा रहे हो हैं? अरे आना तो करो रे। हाँ, फिर ऐसे तो हुंकारा नहीं देते तब तक क्या मतलब, इसको हुंकारा देना कहते हैं गाँव में। क्या कहते हैं, तो हुंकारा तुम लोग देते नहीं हो तो हमें क्या पता चल रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें। हुंकारा देने वाले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब इसके अंदर आगे जो विधि है, फटाक फटाक से हम लोग देखेंगे। पहली थी सिंपल ग्राफ्टिंग, एक होती है वेज ग्राफ्टिंग। क्या होती है, वेज, जिसे हम लोग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेफ्ट, वेज या फिर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये भी समझने के लिए है, लेकिन ज्यादातर यही की जाती है। मतलब जो साधारण थी वो वाली ज्यादा की जाती है, उसके बाद में ये ज्यादा की जाती है। वेज ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता। वेज ग्राफ्टिंग में हमारे पास पहले तो मूल वृंत तैयार है। अब ये सिद्धांत तो सब में सेम ही काम करता है। इसके अंदर चीरा अलग लगाते हैं, कट अलग लगाते हैं, नामकरण अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने ये यहाँ पे मूल वृंत तैयार कर लिया। मूल वृंत बीज से सामान्यतया तैयार करते हैं। अब हमें कोई किस्म विकसित करनी, वो लिया, उस पर चीरा लगाते हैं। उसके हिसाब से चीरा इस प्रकार से उस पर लगाते हैं। चीरा जो लगता है विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से लगता है, इसलिए इसका नाम वेज। इसे वेज आकार का चीरा लगाते हैं, ये वाला। क्या तुम समझ रहे हो, ये जो है शंकुर, इसी को हम लोग बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। ये वेज आकार का कट लगाना है तो वेज ग्राफ्टिंग बोल दिया। ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं, इसमें जैसे कि अपने पास में ये कोई भी तना है, मोटा तना मान लो इसको, ये मोटे तने पे भी करते हैं, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है। इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं। इसमें कई बार क्या दो तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई भी तना है, बड़ा लेना इसको, इसके बीच में भी हम इसको करते हैं। जैसे ये बीच में छोटा सा हमने कर दिया, और हमारे पास में ये शंकुर शाखा लिया है, शंकुर शाखा पे हम लोग इस तरह से कट लगा देंगे, ऐसे कट लगा के इसके ऊपर हम लोग बना देंगे। तो ये अपनी क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होगी। आप इसके किनारों पे भी कर सकते हो। इस क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में इसमें किनारे पे भी कैसे कर सकते हो, जैसे आपके पास में कोई भी बड़ा तना है, एक तने पे 4-5 ग्राफ्टिंग आप लोग कई बार देखते हो ना, ऐसे देखते हो। जैसे ये हमारे पास कोई भी तना था, हमने एक कट ऐसे लगाए, ऐसे तने के दोनों साइड में कट लगाएंगे, और आपका जो शंकुर शाखा लेके आएंगे छोटी सी, उसको इस प्रकार से कट करेंगे। ऐसे कई बार तने के ऊपर भी हम लोग करते हैं ऐसे, समझ रहे हो। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे और इसको बांध देंगे, बाद में फूटान स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, आपके ये रूट स्टॉक है, और ये आपका साइन है, ये सबको पता ही है। ये भी रूट स्टॉक है, ये साइन, सही नहीं क्या। तो ये क्लेफ्ट। लेकिन जो ज्यादा प्रचलन के अंदर है, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, वो साधारण है और ये वाली, इसको हम लोग कह रहे हैं वेज ग्राफ्टिंग। जैसे अमरूद वगैरह जो है, एक अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है देवड़ावास टोंक में, उसमें ज्यादातर पौधे जो तैयार किए जाते हैं इस विधि से ही तैयार किया जाता है, वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है ना, ये अपने को समझने के लिए ध्यान रखना है। एक ग्राफ्टिंग होती है जिसको बोलते हैं जीबी उपरोपण। क्या कहते हैं, जीबी उपरोपण। जीबी का मतलब जीभ से है, ठीक है, जीभ से है। जीभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टंग बोलते हैं, तो इसको हम लोग टंग ग्राफ्टिंग बोल दो। अब ये टंग ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, जीभ जैसा कट लगाते हैं, इसको टंग ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं, ऐसा कोई खास थोड़ी है। अब यहाँ पे हमारे पास मूल वृंत है, इस मूल वृंत पे हमने क्या करा, ये मूल वृंत है, इसके ऊपर हमने जो है ये शंकुर शाखा लेकर के आगे, शंकुर शाखा के ऊपर हमने कट लगाया, ऐसे ऐसा कट हमने लगा दिया। ऐसा मतलब मिलता जुलता है, एग्जैक्ट कट बनता नहीं है। तो हमने ये जो है इस प्रकार का कट लगाया। इसी प्रकार का कट हम लोग जो है इसके अंदर भी लगाते हैं ऐसे, और इसको इसके अंदर फंसा देते हैं। समझ रहे हो, जीभ की तरह का जो कट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं। तुम लोग बोले सर जीभ इसमें कहाँ दिख रही है आपको,
ऐसे जीव दिख नहीं रही, इस कट को हम लोग बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग जो होती है। अब ऐसा कट लगता नहीं, देखने में तो अपने को यूं फीलिंग आ रही है कि इसके अंदर ये आराम से कट लग जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये कट लगता नहीं। आजकल मशीन आती है इसके लिए, एक मशीन आती है, उस मशीन के अंदर जैसे ही आपने मूल ग्रंथ को यूं लगाया, वो यूं करेंगे कट कर, ऐसा कट लग जाएगा उसमें। और जैसे ही साइन को लिया ऐसे करोगे, फिर उसको फंसा के बांध, सही नहीं। तो ऐसे केस में जो है छोटे छोटे मशीन आते हैं, तो ऐसा जो चीरा हम लोग लगाते हैं इससे मिलता जुलता, उसको हम लोग जीबी उपरोपण या टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। कम प्रचलन में है सामान्य, और ये वाली वेज ग्राफ्टिंग में भी ये वाली ज्यादा प्रचलन के अंदर है। हमें नाम याद रखने, इसलिए हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अमरूद के अंदर ये कर रहे हैं, लेकिन अमरूद के अंदर व्यवसायिक नहीं है, समझ रहे हो, व्यवसायिक नहीं, अमरूद के अंदर भी करते हैं। जैसे एक इसके अंदर ये नाम तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेतु उपरोपण। सेतु उपरोपण को, सेतु किसको कहते हैं अपन, ब्रिज, ब्रिज। अब ब्रिज नहीं होता, ब्रिज, पुलिया जिसको बोलते हैं, तो ब्रिज उपरोपण जो ब्रिज ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर हिंदी बनाते हैं ना, हिंदी, तो वो बेटा हिंदी ऐसी बनाते हैं, अंग्रेजी में पेपर बनता है हमेशा, उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है बाद में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पुलिया उपरोपण, ठीक है। तो पुलिया उपरोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग करे तो ध्यान रखना है, ये जितने भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं भाग, जैसे आपका कोई तना है, तना आपने कोई, मान लो भी कोई शराब पी के ट्रैक्टर चलाने आ गया, अब वो इधर उधर ठोकते जा रहा है जगह जगह, अब वो ठोकते जा रहा है तो तना आपका डैमेज हो गया। भाई तना अगर डैमेज हो गया तो पौधे के अंदर फूड की सप्लाई रुक गई, तो ये रिपेयर करने के लिए कई बार ये की जाती है, कोई करता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है करते हुए, लेकिन ऐसा है, ऐसा पढ़ने में आता है कि रिपेयर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, ये तो मूल व्रंत है आपका, ये कोई पुराना पौधा है, इसको कर दिया, फूड की सप्लाई बंद हो गई, तो हम इसको रिपेयर करने के लिए छोटी छोटी शाखाएं तोड़ के लाते हैं, शंकुर शाखाएं, उसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे हम लोग, इसके ऊपर ऐसे इसको रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करते हैं तो थोड़े दिन में ऐसे लगता है, थोड़े दिन बाद में ये शाखाएं मोटी हो जाती है, इस खाली जगह को भर लेती है चारों तरफ से। तो इसको हम लोग यहाँ पे मोम वगैरह लगा, थैली नहीं बांध सकते तो मोम से भी हम लोग चिपका सकते हैं, मोम लगा के अपने को गाढ़ा कर देना रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेतु उपरोपण। हमने ब्रिज बना दिया ताकि जो फूड की सप्लाई जो होते हैं, बाईपास सर्जरी का नाम सुना, बाईपास सर्जरी नहीं सुना तुमने किसी ने नहीं सुना, क्या सुना तुम लोगों ने। देखो जैसे क्या होता है, अरे जो हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक, तो ये जैसे हार्ट, दिल मान लो, अब इस हार्ट के अंदर नहीं है, नहीं, मेरा एक चीज समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों बनाते, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, ऑनलाइन वालों को ज्यादा नॉलेज। अब ये जो हार्ट है में सब, बाईपास सर्जरी जिसको बोलते हैं, रे बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक जो आता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जैसे आपका हृदय के अंदर कहीं से ब्लड जा रहा है, जैसे ये मान लो कि ये कोई भी आपके नस है, इस नस के अंदर, ये हार्ट के अंदर ही जैसे कोई नस जा रही है, उसको अपन जूम करके इधर ले रहे हैं, ये कोई नस जा रही है इधर, तो इसके अंदर क्या ब्लॉकेज हो जाता है, ये जैसे ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना। अब इसके अंदर खून फिर भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो पहला अटैक आ जाता है आदमी को, फर्स्ट अटैक है, आजकल साइलेंट अटैक भी बहुत आ रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद में दूसरा अटैक आता था, फिर बाद में तीसरा अटैक आता है, जब ब्लड सप्लाई, ये क्या धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो बढ़ेगा तो ये नस पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो समय पे अगर पता चल जाता है, ईसीजी करते हैं उसके लिए, क्या करते हैं, ईसीजी, उसमें पता चल जाता है कि भाई अब ये ब्लॉक हो गया है। तो एक तरीका तो ये है कि नस के अंदर वो डालते हैं, या जांग के पास में नस डाल करके इसमें से इसको खत्म करते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करते हैं, लेकिन कई बार वापस जम जाता है। आजकल वो स्टिंग डालते हैं इसके अंदर, वो आता है ना स्टिंग, एंजियोप्लास्टी के अंदर वो क्या करते हैं, स्टिंग डालते हैं, उससे क्या होता है, ये जो होता है इसके बीच में वो जो स्टील का रहता है वो, तो वो उसको फुलाते हैं बाद में, तो वो जो, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, किसके ज्यादा ही हो गया तो उसको बाईपास करना पड़ता है, कहीं और जगह से नस को काटते हैं आदमी की, और फिर उसको वो क्या करते हैं, इस ब्लड की सप्लाई को बाईपास कर देते हैं यहाँ से, इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते। तो इधर भी बाईपास सर्जरी तो हो रही है, तो इधर से कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया फ्लोएम वगैरह, तो ये बाईपास सर्जरी। तो ऐसे जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसमें बाईपास सर्जरी करते हैं। तो ये चार विधियां, पहली तो थी साधारण ग्राफ्टिंग, दूसरी थी वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, तीसरी जीबी उपरोपण ऐसे करते हैं सेतु। इन चारों में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है आपकी। अब अगली जो विधि जो आपके खास कर इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग या वीनियर उपरोपण। इसमें नामकरण मैं कह रहा हूं, चीरा अलग अलग लगाते हैं, उसकी वजह से ये सब नामकरण है। सिद्धांत आपने पहले पढ़ लिया, कैम्बियम परत में विभाजन होगा ना, वो सब सही है। ये हमारे पास में आम की गुठली है, हमने आम की गुठली से पौधा तैयार कर लिया, बीजू जिसको मूल ग्रंथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मान लो कि एक कुरक्कन है। क्या है ये? आम का मूल ग्रंथ बोलो कुरक्कन। मान लो कि एक किस्म आती है कुरक्कन, उसको हम लोग मूल ग्रंथ के रूप में डाल लेते हैं। तो ये कुरक्कन कोई था, कुरक्कन से हमने पौधा तैयार किया। अब हम आम्रपाली के पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो हम आम्रपाली विधि का क्या लेकर, आम्रपाली के पौधे का क्या लेकर के आएंगे? साइन लेकर के आएंगे, शंकुर शाखा। उस शंकुर शाखा को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग चीरा लगाते हैं, इसके ऊपर हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाया जाता है, और इस कट के अंदर हम जैसे यहाँ पे हमने ऐसा कट लगाते हैं, ये वाले शंकुर पे क्या करेंगे, ऐसा कट लगाएंगे लगभग 1 फीट ऊपर। और फिर हम जो शंकुर शाखा लेकर के आए हैं, ये हमने शंकुर शाखा इसी आकार में कट लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारे पास शंकुर शाखा है, इस शंकुर को हम इसके अंदर फंसा देंगे, इसके अंदर फंसा के बांध देंगे। थोड़े दिन बाद में इसको यहाँ से काट देंगे, तो ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी? इसी को हम लोग वीनियर कट बोलते हैं। ये वीनियर कट है, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा? वीनियर ग्राफ्टिंग। यहाँ से प्रश्न आएगा, देखो क्या प्रश्न आएगा, ये आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। किसके प्रवर्धन की? आम के प्रवर्धन की उत्तरी भारत में व्यावसायिक विधि, उत्तरी भारत में व्यावसायिक विधि है, ध्यान रखना, व्यावसायिक विधि। ऐसा प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है कि वीनियर ग्राफ्टिंग किसकी मुख्य रूप से ग्राफ्टिंग है, व्यावसायिक विधि है, तो आम के अंदर। सिंपल साधारण, ज्यादातर यही करी जाती है। एक ग्राफ्टिंग आती है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। बोलो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अब ये इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होता कुछ नहीं है। इपिकोटाइल का मतलब क्या होता है? पौधे के इपिकोटाइल भाग के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। अब इसमें होता क्या, जैसे आपने आपने बीज लगाया, बीज लगाने के थोड़े दिन बाद में, यानी कि बीज उगई है, बाकी केस में हम क्या कर रहे थे, जब मूल ग्रंथ 6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद में हम शंकुर शाखा लाएंगे। इसमें आपका जो मूल ग्रंथ है ना, ये बहुत छोटा रहता है। मान लो कि 8 से 15 दिन ही उगे हुए अभी अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, 1-2 हफ्ते का ही है, जिसके ऊपर अभी पत्तियां भी आ रही है। तांबे के आकार की, तांबे के रंग की पत्तियां आती रहती है ना, तो तांबे की पत्तियां आ रही है, अभी बीज पत्र भी इसके अलग नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ऐसे में ये जो भाग देख रहे हो, इस भाग को कहा जाता है इपिकोटाइल। क्या कहते हैं इसको? इपिकोटाइल। और इसके नीचे वाला जो भाग रहता है, इसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल भाग कहते हैं। तो इसके इपिकोटाइल भाग के ऊपर अपने को ग्राफ्टिंग करनी रहती है। तो हम ये अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, अभी जस्ट उगा हुआ है, इसके बीज पत्र भी अलग नहीं हुए, हमें इसके यहाँ पे ग्राफ्टिंग करनी है। हम शंकुर लेकर के आते हैं, वो कितना पुराना हो सकता है, लेकिन 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन उसकी थिकनेस इसके जैसी होनी चाहिए, मोटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर। हम क्या करते हैं, कोई भी वेज ग्राफ्टिंग वाला चीरा लगा दो, या कोई भी चीरा लगा करके इसके अंदर फंसा दो। थोड़े दिन बाद में क्या होगा, फूटान स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपका नया पौधा तैयार हो गया। प्रश्न क्या आता है, देखो ये क्या, ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, इसके लिए हमेशा आर्द्रता की मात्रा ज्यादा जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, वहां पर यह विधि की जाती है। इसका इंपोर्टेंट पहला ये है, ये आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। कहाँ पे फेमस है? महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। आम के अंदर ही की जाती है, कई बार काजू के अंदर भी ये होती है, प्रचलित है। काजू के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आम के अंदर आपको याद रखना है मुख्य रूप से। दूसरा पॉइंट है इसके मूल व्रंत की उम्र। मूल व्रंत की उम्र जो होती है, मूल व्रंत की उम्र होनी चाहिए 8 से या 7 से 15 दिन, यानी कि बहुत छोटा है अभी, उसी टाइम पे हम इसके अंदर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये प्रश्न आता है इसमें, ये जो केलस बनता है ना, केलस, अच्छा कभी तुम्हारे प्रश्न पूछ लें, अब केलस बनना तो 10 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता है। भाई आपने ग्राफ्टिंग कर दी, ग्राफ्टिंग करते ही कैम्बियम परत में विभाजन हो रहा है, और 10-15 दिन बाद में केलस बनना स्टार्ट हो जाता है। एक प्रश्न आया था अभी, अच्छे एग्जाम में आया था, तुम्हारा नहीं आएगा, लेकिन यूं था इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में केलस बनने में कब शुरू हो जाता है? तो ऑप्शन में ऐसे था, ऑप्शन ऐसे थे कि 10 से 30 दिन,
30 से 60 दिन, 60 से 90 दिन, 90 से 120 दिन। तो भाई अपने कैलस तो शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है, भाई कैलस बनना तो स्टार्ट, ऐसा प्रश्न था तो कैलस हमेशा जैसे ही आपने ग्राफ्टिंग की तो कैलस बनना, वो जुड़ाव स्टार्ट हो ही जाता है उससे, ऐसा कोई इश्यू नहीं। तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का पहला प्रश्न ये है कि इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है? आम के अंदर। प्रश्न ऐसा भी आता है कि इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम के प्रवर्धन में कहां पर प्रचलित है? तो कोंकण क्षेत्र, कोंकण तट का नाम सुना तुमने? कुछ सुना होना है कि नहीं है तुम लोगों ने? ऐसे कुछ बातें सुनी रहती है। ये जो भारत होता है ना, भारत, इस भारत का जो ये अरब सागर के आसपास वाला जो तट है ना, महाराष्ट्र वाला, मतलब ये जो जिसे भारत है इधर ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के आसपास ये जो तट है ना, तटीय इलाका, इसको कोंकण तट कहते हैं। तो उस कोंकण क्षेत्र है या कोंकण तट के आसपास ये काजू भी तो उधर होता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, वो वाला तट। इसमें मूल ग्रंथ की उम्र इंपोर्टेंट है, जो कि कितनी है? कहानी समझ में आ रही? शाबाश। अब एक इसके अंदर और देखो, दूसरी एक विधि जो इसके अंदर और प्रचलित है आम के अंदर ही, या फिर ग्राफ्टिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड को कई बार इन सीटू ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, इन सीटू ग्राफ्टिंग, या फिर इन सीटू जो ग्राफ्टिंग होती है। अब देखो क्या है, इन सीटू ग्राफ्टिंग में कुछ भी नहीं होता, वहीं के वहीं। इन सीटू का मतलब क्या था? वहीं, अरे वहीं के वहीं क्या होता है? वहीं के वहीं का मतलब क्या? देखो वहीं के वहीं में हम जैसे कई बार ऐसे बात करते हैं कि हरी खाद, मैंने एक दिन बताया था हरी खाद, हरी खाद में डेंचा है, सनई है, या लेग्यूमिनेसी कुल की कोई भी दालें वगैरह हम लोग खेत में मिलाते हैं, उसी को तो हरी खाद कहते हैं। तो जब हरी खाद में उसी खेत में उगा के उसी खेत में मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। क्या कहते हैं? इन सीटू। आपने आपके किसी दूसरे खेत पे उगाई, वहां से काट के भर के फिर लाके इस खेत में डाल रहे, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। क्या कहते हैं? एक्स सीटू। तो इसके अंदर अभी जितनी भी विधियां हम लोग कर रहे हैं, नर्सरी में कर रहे हैं, नर्सरी में तैयार कर रहे हैं, खेत में थोड़ी कर रहे हैं डायरेक्ट, नर्सरी के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ये सब एक्स सीटू विधियां हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास में खेत है, इस खेत में ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको ग्राफ्टिंग करनी रहती है। यहाँ पे हमने एक एक गड्ढे के अंदर मान लो कि दो दो तीन तीन गुटलियां लगा रखी है, डायरेक्ट हमने मूल ग्रंथ इसी के अंदर लगा दिए। एक गड्ढे के अंदर दो दो बो दिए बीज, दो दो बीज, वो क्या पता उगे नहीं, बाद में एक ही लगाओगे, नहीं उगा तो क्या करोगे? तो हमने यहाँ पे क्या कहा, दो तीन बीज लगा दिए, थोड़े दिन बाद में उग गए। 6 महीने बाद में हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये प्लांट था, ये पौधा आपका उग करके बड़ा हो गया, 6 महीने बाद में इस पौधे का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी भाग के ऊपर हम कोई सी भी विधि से ग्राफ्टिंग कर दो, वेज ग्राफ्टिंग कर दो, सिंपल ग्राफ्टिंग कर दो, पौधे के ऊपरी भाग में जो सॉफ्ट भाग है वहां पे ग्राफ्टिंग कर देते खेत में की खेत में। इसीलिए इसको हम लोग इन सीटू ग्राफ्टिंग कहते हैं। जो सॉफ्ट वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, वहां पे ग्राफ्टिंग। याद क्या रखना है कि आपका ये आम के अंदर करी जाती है और शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है। आम के अंदर शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि शुष्क या फिर पानी कम जहां होता है, या यूं कहते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित, शुष्क या पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित। इस प्रकार से ये प्रश्न कभी आए, ध्यान रखना। इन सीटू ग्राफ्टिंग किसको बोलते हैं? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को कहते हैं। कभी प्रश्न आएगा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? इन सीटू ग्राफ्टिंग होता है। किसके अंदर करते हैं? आम के अंदर करते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूँ तुम्हारे पल्ले पड़ रही? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे समझ में आ रही मैं जो कह रहा हूँ? क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? देखो आवाज आ रही है सबके? सब समझ में आ रही मेरी आवाज? तो सब ठीक है? तुम्हें समझ में आ रही कहानी? कुछ भी तो नहीं है, कुछ खास है नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आए जैसे? ठीक है, डन। अब हम एक दो पॉइंट और देखें इसके अंदर। तो एक इसके अंदर जो ग्राफ्टिंग की जाती है उसको बोलते हैं डबल ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? तो अगली विधि जो भी तुम्हारा क्रम संख्या आएगा उसमें तुम लोग कर देना दोहरी उपरोपण। क्या कहते हैं इसको? इंपॉर्टेंट है। दोहरी उपरोपण अर्थात डबल ग्राफ्टिंग। बोलो डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग। अब डबल का मतलब क्या? दो बार करनी है। समझ में आ गया तुम्हें? डबल का मतलब दो बार ग्राफ्टिंग करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे पास में मूल ग्रंथ है, यह रहा मूल ग्रंथ, ये रूट स्टॉक है, इसको मूल ग्रंथ अपन कहते हैं।
हमने ये मूल ग्रंथ, मान लो कि ये नाशपति का पौधा है। किसका पौधा है? कुछ पौधों में ऐसा होता है, कुछ पौधों में क्या होता है कि ये जो मूल ग्रंथ होता है इसमें और जो शंकुर शाखा लेकर के आते हैं, इन दोनों में आपस में मिलाप बिठा नहीं पाते। और ऐसा कई बार होता है कि दोनों में बनते नहीं, आपस में बनते नहीं है, इसको बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं अपन? इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। हम लोग कई बार देखते हैं कि वो पौधा वहां पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा। हमने वो किस्मों में भी तो देखा था, जैसे आंवला था, तो आंवले के अंदर हमने क्या देख रहे थे कि भाई आंवले की एक किस्म में उसी में आपस में परागण नहीं होता कई बार, लेकिन वही परागण अगर कहीं और किस्म के ऊपर जाएंगे तो आपके वाइबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास में दो किस्में हैं, आपके पास में दो किस्में हैं, किसी भी क्रॉप की ले सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे हमने नाशपाती लिया है, इन दोनों के बीच में आपस में आप ग्राफ्टिंग कर भी दोगे, लेकिन ये ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। लेकिन करना अपन इसी पे चाहते हैं कि भाई मूल ग्रंथ सबसे अच्छा यही है और शंकुर शाखा भी सबसे अच्छी यही है, तो हम इसी किस्म के पौधे तैयार करने चाहते हैं। मूल ग्रंथ भी ये बेस्ट है, लेकिन ये आपस में जुड़ाव हो नहीं सकता इनके। हम क्या करते हैं, इसमें एक बिचौलिया सेट करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम किसी और बिचौलिया कोई लेकर के आते हैं, उसकी इस पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया कोई भी शंकुर शाखा तीसरा कोई भाग लेकर के आते हैं, उसकी हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जो इधर भी सूटेबल है ना उधर भी सूटेबल है। तो पहली बार हमने ग्राफ्टिंग कर दी इसके ऊपर, थोड़े दिन बाद में जब इनमें आपस में जुड़ाव हो जाएगा, उसके बाद में इसको भी काट देंगे ऊपर से, और फिर उसके ऊपर हम लोग एक बार फिर से ग्राफ्टिंग करेंगे, जो भी किस्म आप लोग काम में लेना चाहते हो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही बात तुम्हारी? हम क्या करते हैं, ये जो आपका बीच में जो एक मूल ग्रंथ या बिचौलिया काम में लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यस्थ। क्या कहते हैं? मध्यस्थ, या इसको इंटरस्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टॉक। अब ये इंटरस्टॉक जो है दोनों के ही प्रति ये मिलता जुलता है, आप ये दोनों के अंदर काम करेगा बढ़िया तरीके से, इधर भी ये सेट खाएगा उधर भी सेट खाएगा। ठीक है, और इसके और भी फायदे हैं, देखो क्या फायदे हैं। अब इसके फायदे क्या है, अब कई बार बीमारियां जो चलती है इधर से चल के ऊपर वाले भाग में आ जाती है, तो ये क्या करता है, उन बीमारियों को भी यहीं तक सीमित रखता है। इसमें एक फायदा ये भी आता है कि रोग बीमारियां ज्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ जाती, यहीं तक सीमित रहती है। इन दोनों के बीच में अनुकूलता इसकी वजह से सेट हो जाती है। ठीक है, और वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, इसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है, इसकी वृद्धि खूब हो जाती है, हम मूल ग्रंथ की वृद्धि थोड़ चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि शंकुर शाखा ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि अच्छे फ्रूट हमें प्राप्त हो। अगर आपका मूल ग्रंथ बड़ा हो गया तब तो खट्टे और कड़वे फल लगने लग जाएंगे, लगेगी नहीं लगेंगे? अरे लगेगी नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये कम से कम वृद्धि करे। इसकी कोई शाखा निकलती भी है तो हम उसको टाइम पे हटा देते हैं, हटाते नहीं हटाते। इसकी कोई शाखा गलती से फूट भी गई तो उसको हम काटते रहते हैं, ताकि जो है ये मूल ग्रंथ तो अपने को केवल जुड़ाव के लिए चाहिए था, इसके फल थोड़ी चाहिए अपने, फल तो अपने को शंकुर के चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके देखो फायदे इधर। पहला इसका फायदा होता है कि इसके उपयोग या फिर उद्देश्य, उसके उद्देश्य में पहला आपका है, याद रखना है कि मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रित करता है। ये मध्यस्थ जो है ये इस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रित होती है। दूसरा है शंकुर में जैविक और अजैविक तनाव, जैविक व अजैविक तनाव के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु, सहनशीलता बढ़ाने हेतु भी ये फायदेमंद है। मतलब बढ़ाने हेतु ये करते हैं। जैविक अजैविक तनाव का मतलब कोई रोगजनक है, कोई सूखा प्रतिरोधी है, कोई भी नुकसान आपका हो रहा है, जैविक कारक से चाहे अजैविक कारक से ऊपर नहीं जाता। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है शंकुर व मूल ग्रंथ में अनुकूलता या अनुकूलन, एक ही बात है, अनुकूलन बिठाने हेतु, बिठाने लिख रहा हूं शब्द, कोई दिक्कत थोड़ी है, या अनुकूलता बिठाने को क्या बोल सकते हैं अपन?
मतलब कहने का मतलब दोनों के बीच में ये कंपेटिबिलिटी लेकर के आता है, मतलब दोनों आपस में सेट हो जाए, अपने कहना ये चाहते हैं, समझ में। या अनुकूलता बिठाने हेतु या फिर अनुकूलन बिठाने तो कोई दिक्कत तो नहीं, सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। तो इसका अपने मध्यस्थ का हम लोग इसमें उपयोग कर रहे हैं, तुम लोग समझ में आ रही क्या बात है। दूसरा शब्द याद आ रहा तुम्हें, तुम्हारे को पता क्या आ रहा है यार है। तो यहाँ पे बिचौलिया कई बार काम में लेते हैं ना, कई बार क्या काम में लेते हैं, दो जने लड़ जाते हैं, कई बार दो लोग लड़ जाते हैं, पति पत्नी भी लड़ जाते हैं, तो कई बार लोग अपने पे पियर भग जाते, कई बार हो जाता नहीं आता, फिर उसको समझा बुझा के सेट करने बिचौलिया अच्छी अपने को। दो पार्टियां लड़ भी गए, दो पार्टियां लड़ भी जाती है तो बीच में फिर सेटिंग नहीं बैठती वापस, तो कोई बीच वाला सेट करता है कि मैं तुम दोनों के बीच में समझौता कराता हूँ। तो ये मध्यस्थ का क्या काम है, इसका एक तो ये मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रित कर रहा है, दूसरा ये सांकुर और इसके अंदर, इस सांकुर के अंदर जैविक और अजैविक तनाव को जाने से रोक रहा है, और तीसरा इन दोनों के बीच में सामंजस्य या अनुकूलता बिठा रहा है। यही तो कहना चाह रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे थे, फिर क्या। देखो हमने जो ग्राफ्टिंग पढ़ी थी दो तरह की है, एक कौन सी है अटैच्ड, दूसरी कौन सी है डिटैच्ड। अटैच्ड कौन सी है आपकी, जिसको बेंट कलम कहते हैं, और ये आपकी आम के प्रवर्धन की प्राचीन विधि है, और आम की दक्षिणी भारत में आज भी प्रचलित विधि है। और चीकू की क्या है, ये व्यवसायिक विधि। इसके बाद में अपन ने वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग पढ़ी, जीबी उपरोपण या सेतु ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग। इंपोर्टेंट आपकी कौन सी थी, वीनियर ग्राफ्टिंग, जो किसके अंदर करते हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें करते हैं, आम। किस क्षेत्र में फेमस है, और ये मूल रंध्र की उम्र 8 से 15 दिन। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी किसमें करते हैं,